देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजे आ गए हैं। महाराष्ट्र में महायुति ने, बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए ने शानदार जीत हासिल की है और झारखंड में इंडिया गठबंधन ने, जिसमें हेमंत सोरेन की पार्टी प्रमुख है, उसने शानदार विजय हासिल की है। तो दोनों गठबंधनों ने एक एक स्टेट जीत लिया है और शानदार तरीके से जीता है। लेकिन महाराष्ट्र में जो जीत हुई है बीजेपी की और उसके सहयोगी दलों की, उसको लेकर संदेह प्रकट किए जा रहे हैं। संदेह प्रकट किए जा रहे हैं कि आखिरकार इतनी अभूतपूर्व जीत, अप्रत्याशित जीत, आश्चर्यजनक जीत उसने हासिल कैसे की, क्योंकि ज़मीनी हालात तो कुछ और थे। ज़मीन में कोई इस तरह की लहर, सुनामी तो चल नहीं रही थी जो किसी के भी पकड़ में ना आए। तमाम पत्रकार, अखबार, न्यूज़ चैनल लोगों से बात कर रहे थे, राजनीतिक दलों से बात कर रहे थे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं चुनाव के, उन सब से बात कर रहे थे और उसके आधार पर ये राय दे रहे थे कि दोनों के बीच कांटे का मुकाबला है। थोड़ा सा एज महाविकास अघाड़ी को है, लेकिन एज, थोड़ी बहुत एज कोई मायने नहीं रखती चुनाव में। वो इधर उधर पलट सकती है, इसलिए चुनाव के पलटने का कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, पलट सकता है। आश्चर्य तो इस बात का हो रहा है कि क्या इतने अंतर से पलट सकता था, क्योंकि अगर पत्रकार, हो सकता है उनके असेसमेंट गलत हों, ओपिनियन पोल्स बताने वाले गलत हो सकते हैं, एग्जिट पोल निकालने वाले अधिकांश केवल एक को छोड़ दें तो अधिकांश ने इस तरह की जीत की भविष्यवाणियां नहीं की थी, तो वो भी गलत हो सकते हैं। तमाम चैनल, मीडिया हाउस गलत हो सकते हैं। लेकिन राजनीतिक दल जो उस चुनावी समर में जूझ रहे हैं, क्या वो भी जनता का मिजाज, जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए? खुद महायुति के नेतागण इस तरह की जीत की कोई कल्पना नहीं कर रहे थे। इस तरह की जीत की भविष्यवाणी कोई नहीं कर रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा 160-170 सीटें हासिल करने की बात की जा रही थी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही है और ज़बरदस्त तरीके से उल्टा हुआ है। इस तरह से उल्टा हुआ है। पहला पॉइंट, लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने 48 में से 30 सीटें जीती और एक सीट जो निर्दलीय जीता वो भी महाविकास अघाड़ी का था, वो साथ में आ गया। तो 48 में से 30 सीटें जीती, जबकि 17 सीटें केवल मिली महायुति को, बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को। तो एक बड़ा अंतर दोनों के बीच में था। 4 महीने पहले हुए चुनाव में ही महाविकास अघाड़ी था आगे। और अगर असेंबली सेगमेंट्स की बात करें तो उसमें भी 152 असेंबली सेगमेंट्स में महाविकास अघाड़ी आगे था, केवल 138 पे महायुति आगे थी। वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर में केवल 1% का फर्क था, लेकिन महाविकास अघाड़ी उसमें भी 1% वोट से आगे थी। ये तो लोकसभा चुनाव का है और आमतौर पर माना जाता है कि अगर कम समय के बाद लोकसभा चुनाव के विधानसभा चुनाव होते हैं तो वो ट्रेंड कंटिन्यू करता है। वो ट्रेंड क्यों कंटिन्यू नहीं किया? मान लीजिए थोड़ा बहुत उलटफेर हो सकती है, महायुति आगे निकल सकती है। 1% का फासला था, उसको पाट दिया उसने, 2% और वोट ले लिए, तो सीटें बढ़ेंगी तो 138 से 145 होंगी, 50 होंगी, 60 होंगी, 70 होंगी, 234 सीटों पे कैसे पहुंच जाएगी? तो सबसे बड़ा संदेह यहाँ से पैदा होता है। पहला संदेह तो ये कि कोई भी नहीं कह रहा था कि इस तरह के रिजल्ट आएंगे। दूसरा संदेह ये कि लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ उससे बिल्कुल विपरीत हो गया है, ये अविश्वसनीय बात लग रही है। अब तीसरे सवाल लीजिए, इस चुनाव में
दोनों गठबंधन के बीच जो वोट शेयर का अंतर है वो भयानक है, ज़बरदस्त है, अविश्वसनीय है, जिस पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता। मतलब महाविकास अघाड़ी केवल 33% वोट पर अटका हुआ है और महायुति 50% के वोट पर जा बनी। 17% वोटों का फर्क केवल 4 महीने में, इतना बड़ा फर्क आ गया। ऐसा क्या हो गया महाराष्ट्र में, ऐसी क्या उथल पुथल हो गई। कहा जा रहा है कि जो लाड़की बहन योजना लागू की गई थी उसका असर है किसानों को, बेरोजगारों को कुछ सीधे, जिसके ज़रिए करीब 2 करोड़ महिलाओं को पैसा दिया गया 4 महीने का एक साथ, उससे उनका मन पलट गया। कहा जा रहा है कि किसानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र हुआ, बेरोजगारों को कैश ट्रांसफ़र हुआ, उसका फ़र्क हुआ। लेकिन उसका फ़र्क 17% का अंतर नहीं हो सकता है। उसका फ़र्क 2%, 4%, 5% तक का हो सकता है। 17% का गैप नहीं आ सकता है उससे। इतना अभूतपूर्व चेंज केवल इन 2-3 चीज़ों से हो सकता तो हर राज्य फिर इसी तरह से जीता जा सकता था। कर्नाटक में भी कांग्रेस बीजेपी जीत सकती थी, कांग्रेस क्यों जीती वहाँ पर? या हिमाचल में क्यों जीती कांग्रेस? तो ये जो कहा जा रहा है कि इससे चेंज हुआ, वो भी विश्वसनीय नहीं लगता है। अब तीसरी बात पे आता हूँ मैं। बीजेपी ने 148 सीटों पर चुनाव लड़ा, अपने उम्मीदवार खड़े किए और 133 सीटें उसने जीत ली, यानी 90% से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट। ये अभूतपूर्व है। छोटे राज्यों में संभव होता है, दिल्ली है, मिज़ोरम है, इस तरह के छोटे राज्यों में जहाँ छोटी विधानसभाएं होती हैं वहाँ इस तरह के स्वीप देखे गए। लेकिन महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में और विविधतापूर्ण राज्य में, अलग अलग क्षेत्र जहाँ पर अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, वहाँ इस तरह का पैटर्न कभी नहीं देखा गया। और इसलिए ये हैरत में डालने वाला है कि बीजेपी को इतनी सीटें मिल कैसी गई। हैरत में डालने वाला ये भी है कि अगर आप बीजेपी के मत प्रतिशत पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले लोक विधानसभा चुनाव के मुकाबले उसके इस विधानसभा चुनाव में वोटों का प्रतिशत लगभग बराबर है, आधा 1% का अंतर है। बल्कि लोकसभा चुनाव में भी लगभग उसका वोट प्रतिशत यही था। हर समय इतना ये स्थिर है बीजेपी का। तो जो लोग ये कहते हैं कि आरएसएस ने बहुत जोर लगाया और मोबिलाइज किया और वोट डलवाए जिससे ये फर्क पड़ गया, ये वोट परसेंटेज में तो दिख नहीं रहा है। ये कैसे आ गया? वोट परसेंटेज वही है, सीटें बढ़कर 133 हो गई। ये कैसे हुआ? तो ये एक और शक पैदा करता है। फिर एक और आंकड़ा लीजिए शिंदे की शिवसेना का, उसको 12.40% वोट मिले हैं। लगभग यही वोट प्रतिशत उसका लोकसभा चुनाव में था, लेकिन उसकी सीटों में 16 सीटों का इजाफा हो गया, वो 57 सीटों पर पहुंच गई। और उसने लड़ा था कुल 72 या 78 सीटों पर, तो उसका स्ट्राइक रेट भी पहुंच गया है ये 80-90% के आसपास। तीसरा घटक जो अजित पवार का घटक है, उसका भी यही 58 सीटों पर चुनाव लड़ा उसने और 41 सीटें जीत ली और वोट परसेंटेज केवल 8.82% है। और उधर 35% वोट मिले हैं इंडिया गठबंधन को। अभी मैंने 33 बताया था, 35% मिले हैं और उसको केवल 48 सीटें मिली। 8-8.5% वोट पाने वाली पार्टी 41 सीटें जीत रही है और 35% वोट पाने वाली पार्टी गठबंधन 48 सीटें जीत रहा है। तो ये शक की बुनियाद खड़ी करता है। ऐसा इतना अंतर क्यों होगा? ठीक है, कई बार लॉजिक दूसरे तरह से भी काम करते हैं। इलेक्शन में वोट परसेंटेज कम होते हैं, सीट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे
चुन चुन कर सीटें दी गई होंगी महायुति के घटकों को। तो ये एक और ऐसा आंकड़ा है जो बताता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है। गड़बड़ क्या हुई है ये हमें पता नहीं। अब लोग ये एक तर्क दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में जब इस तरह का नतीजा आया है तो आप आपत्तियां खड़ी कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में जहां इंडिया गठबंधन जीता है और अच्छी जीत जीता है, वहां भी उसने शानदार जीत हासिल की है। उसको 56 सीटें लगभग मिल रही हैं और ये एक बड़ी जीत है क्योंकि वहाँ भी बीजेपी ने जी जान लगा दिया था, सब कुछ किया था, बटेंगे कटेंगे की राजनीति से लेकर सब कुछ। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये फिक्सिंग दूसरे तरह से होती है। महाराष्ट्र क्रूशियल स्टेट है, पावरफुल स्टेट है, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है और अडानी के इंटरेस्ट यहाँ पर जुड़े हुए हैं धारावी में। उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके थे कि अगर हम सत्ता में आए तो अडानी का टेंडर कैंसिल कर देंगे, नए सिरे से टेंडर मंगाएंगे और काम करवाएंगे। तो अडानी को बचाने के लिए, इस फाइनेंशियल कैपिटल को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए, इस विकसित राज्य को अपने चंगुल में रखने के लिए क्या चुनाव प्रक्रिया में कहीं कुछ खेल किया गया है? ये शक लोगों के दिमाग में खड़ा हो रहा है। तो आपने एक राज्य दे दिया, ये उसकी कुर्बानी दे दी एक तरह से, ताकि ये ना कहा जाए कि इन्होंने दोनों राज्यों में फिक्सिंग की और विशाल बहुमत से जीत लिया। एक राज्य दे दिया जो कम महत्व का है, कम ताकतवर है, और एक ताकतवर राज्य इस तरह से जीतकर अपनी मुट्ठी में कर लिया। चौथी बात यह है कि अगर जहां पर यह कहा जा रहा था कि अजित पवार की पार्टी तो बहुत दुर्गति में है, वो तो 15 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, लेकिन वो 41 सीटें जीत लेती है, और शरद पवार जो इतने मजे हुए नेता हैं, जिनके पक्ष में हवा भी थी, पकड़ भी थी, उनकी पार्टी केवल 10 सीटों पर सिमट जाती है और उसको वोट जो हैं एनसीपी अजित पवार की पार्टी 8.8% से ज़्यादा मिले हैं, 11.17% मिले उसी एक क्षेत्र में जहां इन दोनों का आपस में टकराव होता है। ये खेल किसी के समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि फिक्सिंग हो रही है, और इसकी बड़ी वजह यह है कि एक के बाद एक राज्यों में ये चीज़ें दोहराई जा रही। हमने इसके पहले मध्य प्रदेश में देखा जहां ये सवाल उठा, हरियाणा में देखा वहां ये सवाल उठा, और अब ये महाराष्ट्र में भी ये सवाल उठ रहा है। हरियाणा में कांग्रेस इलेक्शन कमीशन गई है, कोर्ट भी गई है, इसकी सुनवाई भी चल रही है। वहां हमने देखा था कि 19 सीटों में जो वोट पड़े थे और जो गिने गए उनमें फ़र्क था। ये एक और बड़ा कारण है अविश्वास का कि लोकसभा चुनाव में भी 538 सीटों में जो वोट डाले गए और जो वोट गिने गए उनमें बड़ा फ़र्क था। तो ये एक और एडिशनल फैक्टर है जिसकी वजह से लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहा है। ईवीएम 99% चार्ज कैसे रह सकती है यूज़ करने के बाद भी, ये एक अलग सवाल है। ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है, ये बहुत सारे लोग दिखा चुके हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जो महाराष्ट्र के इस चुनाव नतीजे से उठ खड़े हुए। इनके जवाब मिलना चाहिए। लोकतंत्र को बचाने के लिए, चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाए रखने के लिए, लोगों का उसमें विश्वास बना रहे, इसके लिए पूरे तौर तरीके अपनाए जाने चाहिए। पूरे इसकी छानबीन होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए, और फाइनली लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो शक हैं वो सही है या नहीं है, बेबुनियाद हैं या सचमुच में इलेक्शन की मशीनरी के साथ छेड़छाड़ करके मोदी सरकार, बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीत रही है, सत्ता पर काबिज रह रही है, अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचा रही है और अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।